भूलें। बारिश में गरीब परिवार ने खाई पहली बार गर्मा गर्म पाव भाजी। आसमान का रंग गहरा काला और डरावना नीला था। हवा बहुत तेज से चल रही थी। टीन की छत पर पानी की बड़ी बड़ी बूंदें जोर जोर से टप टप कर गिर रही थी। पूरा परिवार सिकुड़कर आपस में सटकर एक कोने में बैठा हुआ था। उनके चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिख रही थी। तभी प्रकाश कांपती हुई आवाज में आसमान की तरफ देखकर कहते हैं, अरे ये बरसात है या कुदरत का कोई पुराना बदला। आसमान को देखो तो ऐसा लग रहा है मानो काले कोयले की कालिक से पूरे ब्रह्मांड को पोत दिया हो। कितनी जोर से बिजलियां चमक रही हैं, कलेजा कांप जाता है। हवा भी ऐसी बर्फीली चल रही है जैसे बदन में सुइयां चुभ रही हो। सच कह रही हो जी, इस काली रात और डरावने मौसम ने तो जान हलक में डाल रखी है। हवा के एक एक झोंके से हमारी टिन की छत ऐसे हिल रही है मानो जैसे अभी उड़ जाएगी। उमेश बेटा जल्दी कर, हमें अभी सब्जी मंडी निकलना होगा, नहीं तो बारिश में फंस जाएंगे। बस बाबूजी अभी चाय पी लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। रमा, चाय बनने में और कितना टाइम लगेगा? जी बस खोलने ही वाली है, बस अब छान कर दे रही हूँ। अरे उमेश बेटा, चाय पानी हम मंडी में ही पी लेंगे, तुझे पता तो है ना बेटा। 7 बजे सब्जी का ट्रक आ जाता है मंडी में, और अगर हम टाइम से नहीं पहुंचे तो व्यापारी दूसरे पल्लेदारों से बोरी उतरवा लेगा। फालतू में ही आज की धाड़ी मारी जाएगी बेटा। बरसात का मौसम क्या आया। प्रकाश और उमेश की जिंदगी पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। कंस्ट्रक्शन का काम पूरी तरह ठप हो चुका था और बेरोजगारी किसी भूखे भेड़िए की तरह उनके आगे खड़ी थी। जेब खाली थी, घर का चूल्हा ठंडा पड़ा था। घर का गुजारा चलाने के लिए उन्होंने जो काम चुना वो उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ रहा था। मंडी में भीगते हुए भारी भारी सब्जियों की बोरियां उतारना, हर एक बोरी के बदले मिलने वाले चंद सिक्के उनकी लाचारी की कीमत थे। लाचार भाव से बहू सबके लिए लाल चाय बना कर देती है। अरे रमा, चाय के साथ कुछ खाने को है तो मुझे लाकर दे दो ना। अजी अभी तो कुछ नहीं है, रुको, मेरे पास 5 रुपए रखे हैं, मैं अभी जाकर पड़ोस वाले भाई साहब से 5 रुपए के पाव लेकर आती हूँ। अच्छा बहू, जल्दी लेकर आना, हमें मंडी जाने के लिए देर हो रही है। जी बाबूजी, अभी लेकर आती हूँ। अजी आपके पास और पैसे हैं क्या? 5 रुपए में तो कितने ही पाव आएंगे। रुको तुम, मैं अभी देखता हूँ। उमेश अपनी जेब टटोलता है पर उसमें एक भी अठन्नी नहीं निकलती। अरे रमा, मेरे पास तो और पैसे बचे ही नहीं हैं। तुम एक काम करना, रमन भाई से उधार में पाव ले आना, मैं शाम को आते वक्त तुमको पैसे दे दूंगा। अच्छा ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद रमा पैसे लेकर पड़ोस में रहने वाले रमन के यहाँ जाती है। वो कई सालों से पाव और ब्रेड बेचने का काम करता था। बाहर हल्की हल्की बरसात पड़ रही थी। अरे सरला, जल्दी से ब्रेड और पाव लेकर आओ, वैसे ही लेट हो गया हूँ। 7 बजे तक मुझे सभी दुकानों पर डिलीवरी करनी होती है। अरे आ रही हूँ जी, ये लो, 15 पैकेट ब्रेड के हैं और ये 20 पैकेट बन पाव के हैं। तभी रमा उनके पास पहुँच जाती है। रमन भैया, मुझे 2 5 वाले पाव के पैकेट दे दो। ये 5 रुपए से आप बोनी कर लेना, बाकी के 5 रुपए वो आपको शाम को दे देंगे। तभी सरला मुँह सुकोड़ते हुए कहती है, अरे ये क्या बात हुई, कम से कम सुबह के टाइम पर तो उधार मत लगवाया करो, पूरे दिन की बोनी खराब कर देती हो। कभी कभार का तो उधार सही भी लगता है, लेकिन तुम्हारा तो रोज रोज का यही हाल है। समझ रही हूँ सरला भाभी, लेकिन अभी उनके पास खुले पैसे नहीं थे। अरे कोई बात नहीं रमा बहन, तुम बाद में दे जाना, और वैसे भी परिवार जैसी बात ही तो है, पड़ोसी ही तो हैं हम। पाव लेकर रमा अपने घर चली जाती है। रमा के जाने के बाद रमन सरला के खराब व्यवहार पर सरला को टोकता है। अरे सरला, तुम्हें क्या जरूरत थी रमा बहन के साथ इतना खराब बर्ताव करने की? और बेचारी कौन सा हमसे फ्री में लेकर जाती है, पैसे देकर जाती है। अजी तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे इनका उधार का धंधा ठीक सा नहीं लगता। अरे ये 5-7 रुपए की चीज भी कोई उधार पे लेने की होती है। खैर, आज मैंने पाव भाजी बनाई है, आओ अंदर खाकर जाना तुम। अरे क्या बात है, सुबह सुबह बरसात में गर्मा गर्म पाव भाजी, आज तो मजा ही आ जाएगा। पाव रोटी ब्रेड के काम में रमन की खूब अच्छी बिक्री होती थी, जिसकी वजह से उसे अच्छी कमाई भी होती थी। यही कारण है कि वो अपना खान पान काफी अच्छा रखते थे। वहीं दूसरी तरफ रमा घर जाकर सभी को चाय के साथ पाव खाने के लिए देती है। जिसके बाद नाश्ता कर प्रकाश और उमेश सब्जी मंडी के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ रमन का परिवार था
वहीं उनकी तुलना में सरला के घर के हालात काफी विपरीत थे। इतनी गरीबी थी कि उनका 2 टाइम की दाल रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा था। वहीं प्रकाश और उमेश भी मूसलाधार बारिश में भीगते हुए मंडी पहुंचते हैं, जहां सेठ पहले से ही गुस्से में बैठा हुआ था। अरे कहाँ रह गई थी तुम दोनों हरामखोर? पता है तुम्हें, आलू प्याज का ट्रक आए भी आधे घंटे से ज्यादा हो गया है। आते हो अपनी मस्ती में, कभी टाइम से भी आ जाया करो काम पे। अरे सेठ, हम तो टाइम से घर से निकले थे, मगर बरसात इतनी तगड़ी है कि पूरे रोड पर पानी भरा हुआ था, इसलिए देर लग गई आने में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अब सफाई देकर फालतू का टाइम खराब मत करो, जल्दी से बोरे उतारो। अगर एक भी प्याज का बोरा पानी से लगकर खराब हुआ ना तो सारी भरपाई तुमसे ही करूंगा। हाँ। अरे सेठ, हम तो खुद गरीब आदमी है, परिवार का पेट भरने के लिए तो खुद इतनी भारी भारी बोरियां ढोकर गुजारा करते हैं, भला हम कैसे भरपाई करेंगे? सेठ तुम चिंता मत करो, हम पहले प्याज के कट्टे उतार देते हैं, प्याज नहीं भीगने देंगे। दोनों बरसात में भीगते हुए प्याज के कट्टे कंधे पर उलादकर उतारते हैं। शेर जाकर कुर्सी पर बैठ जाता है। अरे लगता है सबके सब कामचोर हो चुके हैं। कितनी देर हो गई, छोटू को कहा था मैंने जाकर पाव भाजी लाकर दे, इतनी देर हो गई लेकिन अभी तक पाव भाजी लेकर आया ही नहीं। तभी छोटू पाव भाजी लेकर वहां पहुंचता है। अरे ये लो सेठ, गर्मा गर्म पाव भाजी मक्खन मार के। वाह भाई वाह, आज की पाव भाजी में तो वही बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है, मेरी तो जीभ लपलपा रही है। आज तो लग रहा है मैं पेट भर के पाव भाजी खाऊंगा। लेकिन ये बता, इतनी देर क्यों लगा दी तूने आने में? अरे क्या है ना सेठ जी, बारिश के चलते सुबह से दबा कर भीड़ मची हुई है ठेले पर, इसलिए बस लेट हो गया। बोनी कर दो मेरी फटाफट, फिर मैं जाऊं, वहां पर बहुत सारे ग्राहक खड़े हैं मेरे। अरे हाँ, ये लो तुम्हारी आज की पाव भाजी के पूरे 180 रुपए। छोटू पाव भाजी देकर वहां से चला जाता है। सेठ बड़े चाव से पाव तोड़कर मक्खन भरी पाव भाजी में लपेटकर खाता है। अरे वाह, आज की पाव भाजी तो सचमुच बड़ी दमदार लग रही है देखने में। सबसे ज्यादा टेस्टी तो ये चटपटी भाजी लग रही है, इसके ऊपर मक्खन की टिक्की तो ऐसे तैर रही है मानो मुकाबला चल रहा हो तैरने का। और ये पाव भी तो देखो, तवे पर मक्खन के साथ एकदम कड़क और कुरकुरे सेके हैं। वाह भाई, इस ठंडी ठंडी बरसात में ऐसे मसालेदार और कड़क पाव भाजी मिल जाए ना तो कसम से मजा ही आ जाता है। पाव भाजी की खुशबू उमेश और प्रकाश के पास भी पहुंच रही थी, जिसे देखकर अंदर ही अंदर दोनों खाने के लिए उसे ललचा रहे थे। अरे कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है पाव भाजी की। हमारी थोड़ी आमदनी ज्यादा होती तो काश मैं भी इसे खा पाता। काश मैं भी पैसे जोड़कर अपने परिवार के लिए कभी ऐसी पाव भाजी बनवा पाता। अरे क्या है तुम दोनों को, जाकर अपना काम करो ना, आलू प्याज की बोरियां उतारो, यहाँ मेरी पाव भाजी को नजर मत लगाओ। अरे अरे नहीं सेठ, हम तुम्हारी पाव भाजी को नहीं देख रहे थे, हम तो बस अपना काम ही कर रहे हैं। दोनों लगातार कड़ी मेहनत से बरसात में भीगकर भी सारी बोरियां उतारते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों बाप बेटे ठेकेदार के पास आते हैं। सेठ, पूरा ट्रक खाली हो गया है, अब दिहाड़ी दे दो। हाँ हाँ दे रहा हूँ, सिर पर मत चढ़ो, ये लो तुम्हारे हुए पूरे आज के 200 रुपए। सेठ, प्रति बोरा उतारने पर तुम हमें 10 रुपए देते हो और आज हम दोनों ने मिलकर पूरे के पूरे 200 बोरी उतारी हैं। हाँ तो क्या हुआ, बाकी के पैसे मैंने तुम्हारे लेट आने के लिए काट लिए हैं, तुम जाओ यहाँ से अब। अरे सेठ, लेट आई तो क्या हुआ, हमने काम तो पूरा किया है ना, कम से कम एक मजदूर की मजदूरी तो मत मारो। बाकी व्यापारी सभी बोरे उतरवाने के लिए 15 रुपए देते हैं, हम तो फिर भी तुमसे सिर्फ 10 रुपए लेते हैं एक बोरी का। इतनी कंजूसी करना सेठ ठीक नहीं है। अरे जितना दिया है ना ठीक है, चुपचाप रख लो, वरना चले जाओ यहाँ से। और ये लो, सब्जी कुछ डाल दी है मैंने पॉलिथीन में, इनको ले जाना। दोनों दुखी मन से थोड़े पैसे सब्जी लेकर घर आ जाते हैं। अरे भाभी, मुझे ये बैंगन की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद आती, रात को भी तो यही खाई थी, कभी तो कुछ अच्छा बना दिया करो तुम। संडे के दिन भी बस ये पकाऊ रोटी सब्जी मिलती है। ननद नीतू चिढ़कर रोटी सब्जी की प्लेट दूर कर देती है, जिस पर सरोज को बहुत गुस्सा आता है। अरे नीतू, मैं देख रही हूँ बहुत दिन हो गए हैं, तू कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाने लग गई है खाने पीने को लेकर। तुझे खाना है तो खा, वरना भूखी रह। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बस कर बहू, अब ये बच्ची नहीं रही है, बड़ी हो चुकी है, इसे भी समझना चाहिए कि इसके बापूजी और भैया मिलकर कितनी मेहनत से ये घर चला रहे हैं, लेकिन ये है कि मानने का नाम ही नहीं लेती। तभी प्रकाश और उमेश घर आ जाते हैं।
अरे भाई क्या बात है? अरे नीतू क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? अजी ये नीतू तुम मार खाने वाले काम कर रही है। बेचारी बहू भी कितना झेलेगी इसको, जब देखो खाना खाने में आनाकानी करती है। ऐसे में क्या ही शरीर में अन्न लगेगा। कभी अपनी पड़ोसन के बच्चों को देखा है? कितनी अच्छी कद काठी के हैं और इसे देखो कितनी दुबली पतली सी है। अरे माँ, तुमने तो इतना सब कुछ कह दिया, कभी देखा है उनके घर में कितना अच्छा खाना मिलता है? पता है उसकी मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है, घी चिपड़ चिपड़ कर तो रोटियां देती है और दाल में मक्खन अलग से डालती है। लेकिन हमारे घर में तो सिर्फ सूखी दाल रोटी ही बनती है। नीतू की बातों ने गरीब ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उमेश काफी उदास हो जाता है। माँ नीतू कह भी तो ठीक रही है, हमें भी तो कुछ अच्छा बनाकर खिलाना चाहिए अपने बच्चों को। सच में बड़े होकर जब हम रोज रोज ये सूखी दाल रोटी चावल खाते हैं तो हमारा ही मन भर गया है। और भला नीतू तो अभी बच्ची है। नीतू तुम एक काम करो, अभी तुम ये खा लो, मैं जल्द ही कुछ अच्छा बनवा दूंगा। सच में भैया? ठीक है तो मैं खा रही हूँ। जिसके बाद नीतू बेमन से वह खाना खाने लगती है। ऐसे ही समय गुजर रहा था। बारिश काफी ज्यादा हो रही थी। रमा बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी कि तभी सरोज आती है और कहती है, अरे बहू, थोड़ा देखकर ही काम करना, बरसात के चलते बाहर काई सी जमी हुई है, कहीं चोट न लग जाए। हाँ ठीक है माँ जी, मैं आराम से ही काम कर रही हूँ। रमा बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। सरोज वहीं पास में बैठी थी। वहीं नीतू अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। जैसे ही नीतू कॉलेज पहुंचती है तो उसे वहां बहुत अच्छी स्वादिष्ट खुशबू आ रही होती है। हाँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही नीतू नजर घुमाकर देखती है तो कॉलेज के गेट पर एक पाव भाजी बेचने वाला खड़ा था। अरे लगता है यहाँ पर कोई अच्छी चीज बिक रही है, चलो चलकर देखती हूँ। नीतू जैसे ही रेहड़ी के पास पहुँचती है तो वहीं पर उसकी एक अमीर दोस्त होती है। अरे लगता है आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया है, मेरा तो पेट ही फटने को हो गया है। हाँ लेकिन भैया आपकी पाव भाजी तो सच में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और चटपटी थी। पाव भाजी का नाम सुनकर नीतू ललचाते हुए पूछती है, पाव भाजी ये क्या होती है, कोई खाने की चीज है क्या? अरे बुद्धू, तू पूछ क्यों रही है? तूने कभी पाव भाजी नहीं खाई क्या? अरे अगर मैंने खाई होती तो मैं तुझसे थोड़ी ना पूछती। हमारे घर में तो दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा कुछ और बनता ही नहीं है। वैसे खाने में कैसी थी वो, टेस्टी थी क्या? अरे टेस्टी नहीं, बहुत ज्यादा टेस्टी। पाव भाजी खाने में तो मोमोज चाउमीन बर्गर पिज्जा इन सब से भी ज्यादा टेस्टी लगती है। लजीज पाव चटपटी भाजी खाकर तो मजा ही आ गया। अब तो मेरे मुंह में फिर से पानी आने लगा है। नीतू अपने फ्रेंड की बातें सुनती है, जिसके बाद उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। अगर पाव भाजी खाने में इतनी टेस्टी होती है तो मैं भी अपनी भाभी से जरूर बनवा कर खाऊंगी। नीतू की इस बात पर मोनिका मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हें पता भी है पाव भाजी बनाने में कितना महंगा महंगा सामान लगता है, और तुम्हारे भैया भाभी तो बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी दाल और आटा ही खरीद पाते हैं। तुम तो रोटी सब्जी खाकर ही गुजारा करो, पाव भाजी खाना तुम्हारी औकात से बाहर है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जब देखो मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। जिसके बाद नीतू वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सरोज और रमा बैठकर दोनों सब्जियां साफ कर रहे थे। वो अच्छी सब्जियां छांटकर अलग कर रहे थे। नीतू गुस्से से आती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जिससे देखकर रमा कहती है, अरे माँ जी आज क्या हुआ है इसको, इसने मुंह क्यों बना रखा है आज? अरे बहू तू छोड़ इसको, फिर किसी से झगड़ा कर कर ही आई होगी, जानती हूँ मैं इसको, मेरी ही औलाद है। अरे माँ जी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूछना तो चाहिए ना, क्या पता कोई और दिक्कत हुई तो। जिसके बाद रमा अंदर नीतू के कमरे में जाती है और उससे पूछती है, अरे नीतू क्या हुआ? मैं देख रही हूँ जब से तू आई है तब से उदास ही बैठी है, कुछ बात है क्या? अरे भाभी आपको पता है आज हमारे कॉलेज के गेट के सामने एक पाव भाजी वाला रेडी लगाकर खड़ा था और मेरी सारे दोस्त मुझे चिढ़ा चिढ़ा कर बातें कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि मैं गरीब हूँ और पाव भाजी खाने की मेरी औकात नहीं है, बस यही बात है। गेट के पास सरोज खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है। पाव भाजी, अभी ये क्या चीज है भाई, मैंने तो पहली बार इस बला का नाम सुना है। तभी बारिश में भीगते हुए प्रकाश और उमेश अपने घर पर पहुंचते हैं। अरे भाग्यवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? पाव भाजी तुमने कहाँ से सुन लिया? अजी मैं कहाँ से सुनूंगी, तुम्हारी वो इकलौती बेटी है ना नकचिड़ी, वो सुनकर आई है।
तब से हट लगाकर बैठी है पाव भाजी खाने की। मुझे क्या पता ये क्या होती है, मैंने तो कभी नहीं खाई। अरे माँ, आजकल बारिश के मौसम में पाव भाजी की बहुत ज्यादा डिमांड है। और पता है तुम्हें, शादी पार्टी में तो लोग इसे ज्यादा ऑर्डर करके बनवाते हैं। अरे बेटा, मुझे नहीं पता, मैंने तो आज तक खाई नहीं। कैसे बनती है ये पाव भाजी? अरे माँ, भाजी में आलू, मटर, टमाटर, शिमला मिर्च सबको इस तरह मैश कर दिया जाता है कि उनकी अलग कोई पहचान ही नहीं बचती। ऊपर से लाल चटक रंग की उसमें गाढ़ी भाजी, जिसके ऊपर छन छन करता हुआ मक्खन की पूरी टिक्की डाली जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे मसालों के लाल समंदर में मक्खन की कोई नाव तैर रही हो। ऊपर से छिड़का हुआ हरा धनिया, नींबू का रस, आहा, इसकी खुशबू मात्र से तो ही मानो नाक खुल जाती है और पेट में चूहों की जगह डायनासोर दौड़ने लगे। और तुम्हें पता है माँ, और पाव कोई आम पाव नहीं होते। तवे पर भाजी का थोड़ा सा मसाला और ढेर सारा अमूल मक्खन डालकर पाव को बीच में से चीर कर सेका जाता है। तो उस पाव को सारे मक्खन अपने अंदर ऐसे सोख लेते हैं जैसे सूखी जमीन बारिश की पहली बूंद को सोखती है। बाहर से एकदम कड़क, लाल और कुरकुरा, और अंदर रुई जैसा मुलायम। हम जब उस गर्म पाव को उंगली से दबाएंगे ना, तो उसमें से मक्खन की बूंदें बाहर आने को बेताब दिखती हैं। उमेश जैसे ही पाव भाजी को बता रहा था, यह सुनकर ही सरोज और रमा के मुंह में भी पानी आ जाता है। सभी आपस में बैठे बातें कर ही रहे थे। उसी टाइम बरसात में मोहल्ले में एक पाव भाजी का ठेले वाला वहीं पर अपनी घंटी बजाते हुए आता है। पाव भाजी वाला भैया, चटपटे करारे पाव भाजी, जिसको पाव भाजी खानी है प्रीतम के ठेले पर चले आओ। गर्मा गर्म पाव भाजी की खुशबू सूंघते हुए आसपास के सभी पड़ोसी बारिश में खाने के लिए ठेले पर चले आते हैं। अरे भाई, पता नहीं तुम्हारी पाव भाजी कैसी होगी, कुछ ढंग की चीज बनाई है या बस ऐसे ही यहाँ पर रेडी लगा ली तुमने? पड़ोसन की बात सुनकर पाव भाजी वाला मस्का लगाते हुए कहता है। अरे आंटी जी, पहले मेरी चटपटी पाव भाजी टेस्ट करके तो देखो। स्पेशली बम्बई वाली पाव भाजी बनाता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तो एक प्लेट मेरी लगा दे पाव भाजी। जिसके बाद ठेले वाला सस्ती मक्खन टिक्की लगाकर फटाफट गर्म पाव भाजी बनाकर उन्हें एक प्लेट लगाकर देता है। पाव भाजी उन सबको बहुत पसंद आती है। हाँ सच में भाई, तुम्हारी पाव भाजी तो बहुत ही बढ़िया बनी है। वैसे 4 दिन बाद मेरे पोते का जन्मदिन है, तुम ये पाव भाजी बनाकर मेरे सभी मेहमानों को खिला दोगे? मैं तुम्हें उसके पैसे एडवांस दे दूंगी। अरे क्यों नहीं आंटी जी, बिल्कुल बढ़िया एकदम करारी पाव भाजी बनाकर खिलाऊंगा आपके सभी मेहमानों को। और आगे अगर कोई शादी पार्टी की बुकिंग हो ना, तो भी बता देना मुझे। जहाँ सभी लोग बारिश में गर्मा गर्म पाव भाजी के मजे ले रहे थे, वहीं गरीब ससुराल वाले उन्हें देख रहे थे। भैया, मुझे एक प्लेट पाव भाजी दिलवा दो ना, आज तो बड़ा ही मन कर रहा है पाव भाजी खाने का। सुबह से चारों तरफ मुझे सिर्फ पाव भाजी ही दिखाई दे रही है, अब मैं अपने आप को और नहीं रोक सकती। तभी सरोज कहती है, अरे बेटा एक काम कर, ये ले पैसे और जाकर एक प्लेट पाव भाजी बनवा कर लेकर आ, मैं भी तो देखूं क्या भला है ये पाव भाजी। ठीक है माँ। जिसके बाद उमेश अपनी माँ से पैसे लेता है और पाव भाजी के ठेले के पास जाता है। उसके पैरों पर कीचड़ देखकर पड़ोसन घिन खाते हुए पीछे हट जाती है। पता नहीं कैसे ऐसे गए गुजरे गरीब लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं। अरे अगर कीचड़ मिट्टी से इतनी घिन आती है तो इस कच्ची कॉलोनी में घर बनवाने की क्या जरूरत थी? किसी पोश एरिया में कोठी खरीद लेती। तुम लोगों के हाल तो वैसे ही हो रखे हैं जैसे थोथा चना बाजे घना। मैं तुम जैसे गरीब लोगों को मुंह लगाना पसंद नहीं करती। इतना कहकर पड़ोसन वहां से चली जाती है। माँ, लगता है कमला आंटी को फिर से मिर्ची लग गई। जिसके बाद उमेश एक प्लेट पाव भाजी बनवाकर अपने घर में लेकर आता है। सभी लोग बैठते हैं और एक प्लेट में से सभी लोग थोड़ा थोड़ा पाव भाजी खाकर टेस्ट करते हैं। सभी को पाव भाजी बहुत पसंद आई थी, लेकिन ना तो किसी का मन भरा था और ना ही पेट भरा था। जिसके बाद सरोज कहती है, अरे इसमें कौन सी बड़ी कला है, सब्जी बनानी है और ये पाव सेकने हैं, ये तो मैं खुद भी बना सकती हूँ। हाँ माँ जी, मुझे भी ऐसा लगता है, इससे काफी अच्छी पाव भाजी तो हम घर पर ही बना के खा सकते हैं। आज की एक काम करना, तुम कल अपने सेठ से जो सब्जियां काट छाट के बचती है ना, वो लेकर आना। मैंने देख लिया है भाजी में शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर वही तो डालता है उबाल कर। अगले दिन सुबह प्रकाश और उमेश जैसे ही मंडी आते हैं तो सेठ नए पल्लेदारों से बोरी उतरवा रहा था। अरे सेठ, तुमने नए पल्लेदार रख लिए हैं क्या? हाँ रख लिए हैं नए पल्लेदार। तुम दोनों बाप बेटों से तो ज्यादा चुस्त नहीं है और काम करने में तो बहुत ही बढ़िया। और राजी खुशी 8 रुपए ले रहे हैं एक बोरा उतारने के, तो मुझे तुम दोनों की कोई जरूरत नहीं है। अरे सेठ, कम से कम हम गरीब बाप बेटों के पेट पर लात तो मत मारो।
अरे बरसात का मौसम है, बाकी जगह हमें काम भी नहीं मिल रहा। हम कैसे अपने परिवार का पेट पालेंगे? हमारा गरीब परिवार तो भूखा मर जाएगा। सेठ, हमें मत निकालो। हाँ तो मर जाने दो भूखा। भैया, मुझे अपना फायदा देखना है तुम्हारा। नम आंखों से दोनों निराश होकर बरसात में भीगते हुए घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों खाली हाथ खांचे के अंदर आते हैं और काम छूटने की बात पूरे परिवार को बताते हैं। आज की रात पूरा परिवार भूखा सोकर ही काटता है। अगले दिन सुबह पूरा परिवार भूखा था। रमा अपने पूरे परिवार को भूखा नहीं देख सकती थी, जिसके बाद वह अपनी पड़ोसन सरला के घर जाती है और कहती है, भाभी मुझे थोड़ा आटा दे दो। मेरे पति और ससुर का काम छूट गया है और इस बरसात के मौसम में उन दोनों को कोई और काम मिल भी नहीं रहा है। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है। सभी परिवार में भूख से तड़प रहे हैं भाभी। रमा के परिवार को इतनी गरीबी की हद से गुजरता हुआ देखकर सरला का भी दिल भर आता है। वो आटे के साथ कुछ सब्जियां लाकर भी देती है। ये लो रमा बहन, इससे खाना बना लेना। रमा बहन, अगर उमेश भाई अभी खाली बैठे हैं तो मैं एक अच्छा सा काम दिलवा सकता हूँ उन्हें। अरे हाँ भैया, बताओ मुझे, मैं उनको जाकर बताऊंगी। देखो बहन, अभी तो उमेश भाई खाली बैठे हैं। इससे अच्छा तो दुकान पर पाव और ब्रेड पहुंचाने का काम दिलवा देता हूँ मैं उन्हें। रोज के 100-150 रुपए तो बन जाया करेंगे ना। खाली बैठने से क्या फायदा, कम से कम घर का खर्चा तो निकलेगा। जी भैया, शुक्रिया। मैं अभी जाकर उनसे कहती हूँ। रमा घर पर जाकर उमेश को सारी बात बताती है। वह काम करने के लिए मान जाता है क्योंकि उसके पास अभी काम बिल्कुल भी नहीं था और परिवार जो चलाना था। जिसके बाद उमेश रमन के साथ मिलकर पाव और ब्रेड दुकान पर पहुंचाने का काम शुरू कर देता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तभी एक दिन जब उमेश एक दुकान पर ब्रेड और पाव की डिलीवरी लेकर गया था तो तभी दुकानदार कहता है, अरे बेटा, तूने इतनी तगड़ी बारिश के मौसम में भी हर रोज टाइम पर तूने ब्रेड और पाव की डिलीवरी दी है, जिससे मुझे काफी अच्छी बिक्री भी हुई है। ये ले तेरे 15 दिन के 3000 रुपए, और ये कुछ पाव के पैकेट भी ले जा मेरी तरफ से तेरे परिवार के लिए। अरे बहुत बहुत थैंक यू अंकल जी। उमेश दुकानदार के दिए हुए पाव की पॉलीथिन और अपनी तनख्वाह लेकर घर आता है। उमेश दुकानदार के दिए हुए पाव की पॉलीथिन और अपनी तनख्वाह लेकर निकल ही रहा था कि रास्ते में से उसने बाजार से शिमला मिर्च, गोभी, गाजर, पनीर मसाले, अमूल बटर और टिक्की सब कुछ खरीद लिया था और घर आ जाता है। घर पर इतना सारा सामान देखकर तो नीतू खुश हो जाती है। अरे वाह भैया, लगता है आज तो घर में पाव भाजी बनेगी। माँ देखो ना, भैया कितनी सारी सब्जी और पाव लेकर आए हैं। हाँ नीतू, ये सब तेरे लिए ही है। अब तू पेट भर कर पाव खाना। ये लो रमा, ये सारा सामान लो और जल्दी से सभी के लिए बढ़िया बढ़िया पाव भाजी बनाकर तैयार कर लो। खुशी भरे दिल से रमा सामान लेकर सबके लिए पाव भाजी बनाने में जुट जाती है, जिसमें सास और ननद भी उसकी मदद करवाती है। सब्जी काटती है तो कोई मसाला पीसती है। थोड़ी ही देर के बाद गर्मा गर्म पाव भाजी बनकर तैयार हो जाती है। जैसे ही सभी लोग बैठकर पाव भाजी खाते हैं, सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर रमा कहती है, अरे पापा जी, मम्मी जी, आप सब लोग रो क्यों रहे हो? क्या भाजी में मिर्च ज्यादा डाल दी क्या मैंने? अरे नहीं बहू, गरीबी में रूखा सूखा खाने के अलावा आज पहली बार इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी खाई है। दिल खुश हो गया। हाँ रमा, सच में तुम्हारी चटपटी पाव भाजी तो बहुत बढ़िया है। मैं तो उंगलियां चाटता ही रह गया। अब इतनी दमदार पाव भाजी अगर ग्राहकों को खाने को मिल जाए ना, तो सच में वो तो रोज ही खाने को आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि तुम बाजार में पाव भाजी बनाकर बेचो, फिर देखना ग्राहकों की कैसी लाइन लग जाएगी। और जहाँ तक रही सब्जियों की बात, तो मैं तुम्हें मंडी से ताजा सब्जी और पाव लाकर दे दूंगा। उमेश की राय पर राजी होकर रमा मान जाती है। वह घर के बाहर ही चटपटी पाव भाजी का ठेला लगाती है। बस थोड़े ही समय में उसका पाव भाजी का ठेला बहुत अच्छा चलने लग जाता है। मोहल्ले के अधिकतर लोग सुबह गरीब बहू के पाव भाजी का नाश्ता करने के लिए वहीं आ जाते थे। यहाँ तक कि उन्हें अब केटरिंग का काम भी मिलने लग जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत जाता है। देखते ही देखते उनका पाव भाजी की छोटी सी स्टॉल अब एक बड़ी दुकान में बदल जाती है। लेकिन अभी भी रमा ने अपना वह ठेला अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर रखा था, जो कि उसे उसके शुरुआती दिनों की याद दिलाता है कि वो कहाँ से मेहनत कर कर कहाँ पहुंची है। जिसके बाद सभी लोग अपने एक नए पक्के मकान में हंसी खुशी रहने लगते हैं। क्या आपको भी लगता है कि विपरीत परिस्थितियों में रोने या हार मानने के बजाय जो भी काम मिले उसे पूरी ईमानदारी से शुरू कर देना चाहिए?
क्योंकि क्या पता वही सफलता की पहली सीढ़ी हो। आपके विचार से इस कहानी का सबसे प्रेरणादायक पात्र कौन सा था, कमेंट में जरूर बताएं।